इस वक्त इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर से चर्चा छिड़ गई है और इमरजेंसी का पाठ आखिर इतने सालों के बाद क्या वाकई शामिल किया गया है या फिर इससे पहले भी इमरजेंसी को लेकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही थी। अभी लोगों के अंदर इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है और जाहिर तौर पर जैसे ही इमरजेंसी का जिक्र हुआ उसके बाद जो चर्चा है वो शुरू हो गई और राजनीति भी खूब हो रही है। तो आज हम इमरजेंसी के बारे में ही सर से बात करेंगे। हमारे साथ इंजीनियर सुधीर कुमार सर जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नमो यूथ ब्रिगेड के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। देखिए सर, इमरजेंसी का जैसे ही जिक्र आता है और जहाँ कांग्रेस की बात आ जाती है तो राजनीति 360 डिग्री घूम जाती है। आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी का पाठ इतने सालों के बाद वाकई शामिल किया गया है? देखिए, पहले तो मैं सीधा सीधा आता हूँ राजनीति पर। ये इमरजेंसी का जो विषय है इसको राजनीति से न जोड़ा जाए, इसको इस तरह से देखा जाए कि पहली बात तो एनसीईआरटी में शामिल किया गया तो बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिसको सरकार समय गाहे बगाहे पाठ्यक्रम में शामिल करती है और आने वाली जो जनरेशन है उसको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी साहित्य में लिखा है, जिन लोगों को अपने साहित्य का या अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होता वो तरक्की नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी में जब बाबर को पढ़ाया जाता है, मुग़ल शासकों को पढ़ाया जाता है, अंग्रेज़ों के दमन को पढ़ाया जाता है और ऑफ कोर्स हमारी आज़ादी की लड़ाई को भी पढ़ाया जाता है, तो इमरजेंसी भी एक ऐसी दुर्घटना है जिसके बारे में मैं आज की जो जनसंख्या है, जो नवयुवक हैं, जो यूथ है, उनको जानना चाहिए कि इसके परोक्ष रूप में कौन लोग जिम्मेदार थे, उसमें क्या नीयत थी, क्या नियति थी और उससे किस तरह से हमारे भविष्य के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे यूथ के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया। इसके परोक्ष में अगर जाएं तो माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को अवैध घोषित किया, नल एंड वॉइड किया, उसके बाद में और कोर्ट ने उनको 5 साल 6 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया। उसके तुरंत बाद ऐसी परिस्थितियां बनी कि सबको चाहे वो पत्रकारिता हो या चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं, या जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो, जो देश के जितने सारे स्तंभ थे उन स्तंभों पर एक साथ दमनकारी नीति से कब्जा किया गया जिसका नाम इमरजेंसी कहते हैं। देखिए, उसमें मैं जो सबसे बड़ा भयावह, अगर आप उसको पढ़ेंगे, मुझे मौका मिला पढ़ने का, तो इमरजेंसी के दौरान जो सबसे बुरा समय जो लोगों ने देखा, ऐसे यूथ जिनकी शादी नहीं हुई थी, जो 12, 15, 16, 17 साल के थे, उनको सरकार के लोगों ने पकड़कर उनकी नसबंदी करा दी गई। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखिए, भारत के जो यूथ था, जो आने वाली जनरेशन थी, उसने अपने परिवार की पीढ़ियों का परमानेंट नुकसान कर दिया। राजनीतिक नुकसान छोड़ दीजिए, अपनी पीढ़ियों का परमानेंट नुकसान कर दिया। तो ये तो अमानवीय था। दूसरा, गरीब लोग झुग्गी झोंपड़ियों के ऊपर बिना नोटिस के मकान तोड़ दिए गए और करीब मैं ऐसा समझता हूँ 1 सवा लाख मीसा में लोगों को, जो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था, वो मीसा लाए गए कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मैं मौलिक अधिकार यस, आप जो आर्टिकल 21 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अधिकार मिला है कि हम अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और 42 सेकेंड अमेंडमेंट उसके अंदर में लाए, जिसमें यह आपको अधिकार वंचित कर दिया गया कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं अपील नहीं कर सकते। और दूसरी बात थी, उसमें सरकार ने यहाँ तक लिखा था उस एक्ट में कि सरकार को अगर लगे कि किसी को राइट टू किल, यानी कि सरकार अगर मारना चाहे तो मार भी सकती है, और कितने लोगों को मारा होगा ये तो वो सरकार बता सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है, इमरजेंसी जो इस देश पे थोपी गई वो इतना काला अध्याय इस देश के लिए था, जो सब तरह से देश की आर्थिक स्थिति पे, देश की राजनीतिक स्थिति पे, देश की युवा शक्ति पे, देश की महिलाओं पर, सब पे बर्बर अत्याचार हुए। करीब 1 लाख लोग जेलों में भर दिए गए जिनकी कोई अपील नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं थी। बुरा समय था, मानना पड़ेगा। 75 से लेकर के 77 के बीच में ये जो इतना टाइम पीरियड था वो किसी भी तरीके से तो सही नहीं था। और देखिए, कांग्रेस भी इस चीज़ को बार बार, जैसे हम बात करें, कहते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग इसके बारे में पढ़ें, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस उन चीज़ों को दिखाना चाह रही है, या जो इमरजेंसी की वजह से लोगों पर बीती थी, या फिर सिर्फ वो दिखाना चाह रही है कि एक घटना हुई थी, उस घटना के बारे में हम तो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं?
नहीं, देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस ने अपने रिजीम में कभी इमरजेंसी के बारे में किसी भी पाठ्यक्रम में इसको शामिल नहीं किया गया। कभी किन्हीं लोगों को बताया नहीं गया कि या इसके ऊपर लोकसभा में कोई श्वेत पत्र, जिसको हम जानते हैं, कोई इस तरह का श्वेत पत्र जारी नहीं किया जिस पे ये बताएं कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसमें इमरजेंसी लगाई गई। भाई, देश को ये जानने का जरूर अधिकार है हर नागरिक को, लोकतंत्र में, फंडामेंटल राइट्स में। सारे फंडामेंटल राइट्स 42 सेकंड अमेंडमेंट लाकर और देश के अंदर में सीधा एक तरह से हिटलर शाही कह दीजिए, तानाशाही कह दीजिए, मतलब वो समय था कि आप अपने मुंह से सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। काला अध्याय। तो मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि ये एक जो हमारे लोग थे, ये जो मानव जाति, जो भारत के मानव हैं, उनके प्रति क्रूर अन्याय था। ये काला धब्बा तो था ही था, ये काला अध्याय तो है ही है। तो इसलिए इसको कांग्रेस को, और मैं आपके माध्यम से बता दूं, कर्नाटक के बड़े लोकप्रिय मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुआ करते देवराज अरस, उन्होंने प्रेस में आके माफ़ी मांगी कि मैं पार्टी की तरफ से इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर कांग्रेस भी इसको एनालाइज करे कि यस, गलती जाने अनजाने में हुई, तो उसके लिए पार्टी को लोगों से माफ़ी मांग रहे, आप किसी संस्था से नहीं मांग रहे, आप किसी बीजेपी से नहीं मांग रहे, आप लोगों से क्षमा मांगिए ना, अगर गलती हुई तो मांगिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को जरूर जनता के बीच में जाके कहना चाहिए कि हाँ, कुछ अच्छे काम किए, लेकिन उसके बीच में कुछ गलत काम भी हुई, कुछ गलतियाँ हुई, उनको सुधारेंगे। अब जो जिनका जीवन चला गया, जिन लोगों का यौवन चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि काला अध्याय इतिहास में ये लिखा जाएगा और ज़रूर पढ़ाना चाहिए। सर देखिए, जो एनसीईआरटी ने अभी नया जब अध्याय शामिल किया, उसके बाद ये पूरी बहस जो है वो शुरू हुई है, लेकिन एनसीईआरटी पर भी अब टारगेट किया जा रहा है कि जानबूझ के ये चीज़ें सिर्फ हाईलाइट की जा रही हैं, राजनीति की वजह से ये किया जा रहा है। तो क्या शिक्षा में वाकई राजनीति हो रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये हवाई बातें? नहीं, देखिए, कुछ लोग हैं ऐसे जो इसको राजनीति का विवाद का विषय बना रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी ने कोई ऐसी बात नहीं, कोई पहली बार कोई विषय जो है वो पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो कुछ चंद लोग हैं जो इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी ने अगर इसको शामिल किया है तो स्वागत योग्य कदम है। देश के बच्चे, युवाओं को जानने का अधिकार है हमारे देश का इतिहास क्या है। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं लगती है सर कि जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ तथ्य हैं जिनको जानबूझ करके छुपाया जाता है, और जब वही चीज़ हम चाहते हैं या फिर एनसीईआरटी चाहे या कोई भी चाहे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हम बताएं, तो कहीं न कहीं डर लगता है उन लोगों को कि हमारी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। नहीं, डर तो अब कांग्रेस ने 70 साल में अगर इतिहास उठा के देखेंगे, चाहे वो ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात करें, चाहे और धर्म जो मतलब तुष्टीकरण की जिसको बात करते हैं, मुस्लिम की तुष्टीकरण की नीति केवल वोटों के लिए करते रही 70 साल, देश किस पहुंच गया है, कि सीमा पर पहुंच गया है कि आज हमको अपने देश में हमको ही जो है एक तरह से जो मूल निवासी हैं या जो जिनको हम हिंदू सो कॉल्ड कहते हैं, वो ही माइनॉरिटी में जा रहे हैं ना। धर्मांतरण सबसे ज़्यादा अगर धर्मांतरण देखेंगे आप नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में कांग्रेस के रिजीम में हुआ। लोगों को सरकार का ध्यान ही नहीं था कि धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको रोका जाए, और हिंदू सारे अपना धर्म बदल कर दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, चाहे वो पैसे के लालच में है, चाहे दबाव में। तो ये कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस देश को रोका जाए धर्म परिवर्तन को, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, चाहे वो गरीबी के नाम पे हो, या किसी तरह से भी लालच के नाम पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने कुछ अच्छे काम जरूर किए होंगे, पर कांग्रेस ने कभी मंथन इस पे नहीं किया कि क्या क्या बुराइयां हो रही थी। शायद यही वजह है उसके सत्ता से दूर रहने की, तो अपनी गलतियों पर मंथन नहीं करती। ये तो देखिए लोकतंत्र है और इसमें जनता नारायण भी है, तो जनता ने जिस तरह का मैंडेट जनता दे रही है उससे तो ऐसा लग ही रहा है कि कांग्रेस को अभी आने वाले और 10 साल में मुझे तो नहीं लगता कि लोगों का विश्वास कांग्रेस में फिर जगेगा। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति कुछ बदली है, आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनकी टीम होनी चाहिए, जो संघर्ष करने की एक मादा होना चाहिए उनके पार्टी के नेताओं में, ये लोग 70 साल में खा के इतने मोटे पेट हो गए इनके, तो लोग आराम कर रहे हैं। अभी संघर्ष की राजनीति कांग्रेस भूल गई है। एक बात बार बार चर्चा में होती है, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, तो अब जो नई पीढ़ी जिसको कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बेटर ऑप्शन कहीं ना कहीं लोग प्रियंका गांधी में देखते हैं कि राहुल गांधी से अच्छी राजनीति प्रियंका गांधी करती है,
तो क्या लगता है आपको, इंदिरा गांधी की कुछ छवि उनके अंदर नजर आती है या कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, इसको ना मैं इस तरह से देखता हूँ कि पर्सनैलिटी या डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ज़्यादा आपको लीडरशिप की क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। मुद्दे क्या उठ रहे हैं, मुद्दे देश में क्या हैं और उनको किस तरह से उठाया जा रहा है और उस पर संघर्ष कौन कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि कांग्रेस ने संघर्ष करना छोड़ दिया है। इतने आराम परस्त पार्टी है क्या वो, आप बताइए कहाँ संघर्ष, रोड पर कहीं संघर्ष देखा आपने? चुनाव से पहले सिर्फ नजर आते हैं। अभी देखिए बीजेपी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में पूरे सक्रिय रूप से काम कर रही है। कहती है कि हम तुम चुनावी मूड में रहते हैं हमेशा 24/7 × 365 बीजेपी की एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी खूबी भी है कि वो हमेशा चुनाव के मोड में देते हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखिए सारी पार्टी चुनाव के मोड में है, सारे नेता चुनाव में लगे हुए हैं, कांग्रेस के लोग मस्त हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जबकि चुनाव भी कभी पहले भी हो सकते हैं, अभी 27 तक जाने से ऐसा अंदेशा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो लेजीपन है ये कांग्रेस को पिछड़ता जा रहा है और ज़्यादा, और लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। देखिए, ये तो पार्टी को तय करना है, लेकिन जो अभी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, जो रिजल्ट आए हैं पीछे, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो बिहार के हों या दूसरे स्टेट्स के भी हों, तो उसमें वो अपने आप आपको सब चीज़ें मेरे बताने से और आपके बताने से या राजनीतिकरण से नहीं होगा। जो लोग देख रहे हैं वो अपने आप में एनालाइज कर रहे हैं कि लोग किस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं, किस तरह की सरकार चुन रहे हैं। तो सीधा लोगों का बहुमत जो है वो बीजेपी के लोगों का विश्वास पैदा हो रहा है और बढ़ रहा है, जो आपने बंगाल में देखा। सर, यूपी के इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि अब जब देखिए इलेक्शन पे आ ही गए हैं तो थोड़ी ये भी बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला है इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा है, तो इस बार चुनाव में क्या रोल हो सकता है उनका? देखिए मैं तो पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म पे ये कह चुका हूँ कि ये लोग देखने के लिए और दिखाने के लिए आपको एक इंडी गठबंधन कह लीजिए, आपको दिखाई देंगे। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन आप देखेंगे कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे कुछ सीटों पे और एक दूसरे को हराने के लिए काम कर रहे होंगे, जैसे बंगाल में हुआ है। बिहार में तो 35 सीटों पे पहले दिन ही इन लोगों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। तो मेरा दूसरी एक चीज़ आप अच्छे से समझिए, आज के जो माहौल है, जो अभी प्रेजेंट का जो माहौल है पूरे देश में, जो जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, अगर उसमें एक देखें तो किसी भी परिवार के लिए जो प्रायोरिटी होती है, जो उसकी जो महत्ता होती है, वो केवल इतनी महत्ता होती है कि उसके परिवार के बच्चे, उसके परिवार की महिलाएं, बहनें और माताएं वो स्वच्छंद घूम सकें किसी भी समय में। तो आज कम से कम उत्तर प्रदेश में मैं इसको गौरव से महसूस करता हूँ कि आप किसी महिला, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, आप रात को 11 बजे भी अगर घूमना चाहें तो आप घूम सकते हैं। तो ये केवल संभव हुआ है माननीय योगी जी के कार्यकाल में और बीजेपी के कार्यकाल। पहले जो वक्त था ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 8 बजे, मुझे लगता है 8 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 6 बजे के बाद भी लड़कियों का निकलना दोपहर हो जाता था, लड़कियाँ नहीं निकल सकती थी और खुद घर वाले उनसे बोलते थे कि भैया शाम को आपको बाहर नहीं जाना है, जो भी काम करना है कहीं पे भी जाना है ना आप दिन में निपटा लीजिए। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं खुद इस चीज़ को फील करती हूँ। जो सेफ्टी है वो, मतलब हालांकि मेरी उम्र नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस मैंने इन सालों में देखा है वो वाकई इस चीज़ के लिए बीजेपी या फिर जो भी नृत्य तो काम कर रहा है उसकी खुलकर के तारीफ होनी चाहिए एज अ वुमेन होने के नाते। बिल्कुल। और अब यही फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनाव में मिल रहा है। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं इसका मिल रहा है, कहीं ना कहीं नहीं इसका मिल रहा है। आप देखिए मुजफ्फरनगर, आप देवबंद की बात करते हैं। मेरे एक मित्र थे, एक दिन रात को 1 बजे टेलीफोन करते हैं, तो मैंने कहा भाई तुम मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, कहाँ घूम रहे हो? कहते हैं मैं देवबंद में घूम रहा हूँ। आप समझिए, देवबंद में जिसको हम मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर आदमी, हिंदू संप्रदाय का आदमी अगर रात को 12:30 बजे भी घूम सक रहा है, तो ये बीजेपी का रिजीम, बीजेपी की सत्ता बधाई का पात्र है। तो लोगों को और कुछ ज़्यादा, क्योंकि उसको कमाना और खाना है, उसको सरकार से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है, जब तक करेगा नहीं तो कोई भी सरकार नहीं देगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कानून है वो सबसे प्रायोरिटी में सबसे पहले लोगों को चाहिए, जिससे परिवार का जीवन सुखमय हो, बचे रहे, सुरक्षित। सुरक्षा, ये बिल्कुल, अगर जान है तभी जहान है, अगर जिंदा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और ये सरकार में ये चीज़ें लोगों को आश्वस्त हुई हैं, जो चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि क्राइम रेट पे अगर हम जाएं तो वो भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम हुआ है। महिलाओं पर अगर
हम बात करें महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, आए दिन हम खबर सुन रहे हैं किसी का किडनैप हो गया, किसी के साथ दुष्कर्म हो गया, कुछ हो गया, तो अब कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें बाकायदा सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नजर आता है। वहाँ पर नहीं देखा जाता कि किस धर्म का है, किस जाति का है, कोई कौन है, दलित है, कौन क्या है। सबके लिए जो न्याय व्यवस्था है वो इस चीज को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूर आश्वस्त किया है कि सबके लिए। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग कम से कम कानूनी दृष्टि से सुरक्षित अपने आप को समझ रहे हैं, तो उनके लिए बाकी की चीज़ें गौण हो जाती हैं, जो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को एडवांटेज तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए, वापस अगर हम इमरजेंसी को थोड़ा सा और लेकर के आए इस पर, देखिए एनसीईआरटी अपना काम कर रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना काम कर रहे हैं। अब क्या है कि विपक्ष आकर के ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी ने ये क्लेम तो कर दिया कि हम पहली बार शामिल कर रहे हैं, सरकार ने बोल दिया, लेकिन योगेंद्र यादव हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो उन्होंने ये कहा है कि पहले से ही ऑलरेडी था, ये इसको सिर्फ हाईलाइट अब किया गया है। नहीं, देखिए, पहले तो योगेंद्र यादव जी एक अच्छे एक्टिविस्ट हैं, लेकिन वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्टिविस्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो मैं उनको ऐसे देखता हूँ। दूसरी बात ये थी कि अगर एनसीईआरटी में या इतिहास में लिख दिया गया था तो विपक्ष को इतना ऐतराज या इतना हंगामा मचाने की क्या जरूरत है अगर लिख दिया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ नहीं है कि इसको मेरा, लेकिन एक ही बात मैं जानता हूँ कि हमारे जो युवा शक्ति है उनको अपने इतिहास को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छी और बुरी चीज़ें मिलके इतिहास बनता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसको अगर लिखा गया है तो लोग जानेंगे, समझेंगे, और आज के बच्चे जो युवा हैं वो बहुत जागरूक हैं, वो एनालाइज कर सकते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, जिसको हम जेन जी जाते हैं। बिल्कुल सर। देखिए, अभी अगर लास्ट में थोड़ा सा एक और चीज़ आपसे पूछें और अपने दर्शकों के लिए भी ये हम बताना चाहेंगे कि आप अभी आने वाले दिनों में अपनी पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या होने वाला है। देखिए, ये तो यक्ष प्रश्न आपने पूछा किया। हमारा काम है लोगों के जो काम करने के लिए, सर्व समाज से जुड़ने के लिए, समाज सेवा के लिए, जो हम निरंतर कर ही रहे हैं। सरकार में रह के भी करते थे, सरकार के बाद भी 2 साल से हम लोग समाज के ग्राउंड पे, क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। देखिए, इसमें हर आदमी चाहता है राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना, तरक्की करना, उसका संवैधानिक अधिकार भी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन ये तो पार्टी को तय करना है कि किस आदमी को कब और कहाँ मौका देना है। तो हम अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया। धन्यवाद। दर्शकों को बहुत सारी जो जानकारी है वो मिली होगी। फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कुल्हड़ न्यूज़। नमस्कार।